हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं, अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट में खाता खुला रखा है, अगर आप लोगों ने उस सिचुएशन में बहुत बार क्या होता है, हमें किसी को पेमेंट देने के लिए चेक की आवश्यकता होती है, तो हमें उसे चेक के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि अपना जो चेक है, जो चेक बुक है, उसका चेक को कैसे भरें। अगर आपका खाता किसी भी बैंक में, ICICI में, HDFC में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है, पंजाब नेशनल बैंक या किसी भी प्रकार का कोई भी बैंक हो जो इंडिया के अंदर मौजूद है, तो उन सभी का आपको चेक कैसे भरें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चेक भरने का फॉर्मेट सारे बैंकों का एक जैसे होता है। आपको पीछे मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज आपको मैं इस बोर्ड की मदद से बताऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। क्योंकि गाइस बहुत बार क्या होता है, अगर हम चेक की मदद से समझाते हैं तो अच्छे से वहाँ पे हम एक्सप्लेन करके नहीं समझा पाते, तो इस वजह से मैंने आज ये आपके लिए चुना है। अगर हो सके तो इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने बता रखा है बोर्ड के अंदर, अगर वो बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपको जितनी भी सारी वीडियो आएंगी वो बोर्ड के माध्यम से समझा दी जाएगी ताकि आप लोगों का सारे जो डाउट है वो क्लियर हो सके। गाइज ये वीडियो स्टूडेंट के लिए बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, प्लस जो लोग बैंकिंग का काम करते हैं, प्लस जो लोग इंडिविजुअल जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको पता नहीं रहता कि किस प्रकार से चेक भरते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो चेक का फॉर्मेट होता है गाइज, ये इस प्रकार से जो चेक का फॉर्मेट है वो ये चेक का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देख रहा होगा, अगर आपका जो चेक होता है वो फॉर्मेट इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आपको किसी भी बैंक, अगर आपका बैंक का नाम यहाँ पे आएगा गाइज, सबसे पहले आपको बैंक नेम दिख रहा होगा। अगर आपका अकाउंट है HDFC बैंक में तो आपको यहाँ पे HDFC बैंक का नाम आएगा, यानी HDFC बैंक का लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे जो आपका ब्रांच है, आपने कौन सी का शाखा में खाता खुला रखा है, उस ब्रांच का नाम आएगा। ठीक उसी के नीचे उस ब्रांच का IFSC कोड आएगा। इसके बाद में आपको डेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, डेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 डब्बे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। नीचे आपको DDMMYYYY का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि DD का मतलब हो गया कि डे यानी दिन। आपको इस वाले में आपको दिन भरना है। MM का मतलब हो गया मंथ, YYY का हो गया ईयर यानी साल। तो सबसे पहले जैसे आपको मैं आपको ये बताऊँगा। इसके बाद में आपको पे का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो पे का मतलब हो गया भुगतान करना, किसको भुगतान कर रहे हैं उसका नाम। इसके बाद में आपको रुपीज़ का ऑप्शन देखने को मिलेगा इसके ठीक नीचे। इसके बाद में आपको 2 लाइनें खींच के आपको आगे की साइड में एक डिब्बा देखने को मिलेगा जिसमें आपको रुपये का सिंबल यानी ये चिन्ह देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपके सामने एक डिब्बा देखने को मिलेगा ठीक आगे, जहाँ पे हमें अंकों में जो अमाउंट है वो पैसा लिखना पड़ेगा, कितने पैसे। इसके बाद में आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसका भी चेक है उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे AC नंबर लिखा हुआ है। ठीक इसके नीचे आपको एक QR कोड इसके अंदर देखने को मिलेगा इस प्रकार से, जो शायद RBI द्वारा उसको स्कैन किया जाता है, हम उसको स्कैन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में आपको प्लीज़ साइन का, यहाँ पे आपको साइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ कोड देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ गाइस, सबसे पहले जैसे अगर आप यहाँ पे, लोगों का सवाल होता है कि यहाँ पे हम कौन सी तारीख डालें। लोगों के मन में एक डाउट होता है यहाँ पे हम कौन सी तारीख डाल सकते हैं। तो गाइस जैसा कि मैं यहाँ पे DD का मतलब हो गया, अगर आप यहाँ पे आज 1 तारीख है तो आप यहाँ पे सबसे पहले 1 नहीं डालेंगे, आपको यहाँ पे 01 डालना पड़ेगा। अगर 2 तारीख है तो 02, अगर 10 तारीख है तो 10, इस प्रकार से डालना पड़ेगा। जैसे 10/02 तारीख, दूसरा महीना 2022, ये मैंने डाल दिया। सो गाइज मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, आपने जो यहाँ पे तारीख डाली है, वो जो तारीख डाली है उससे 3 महीने तक वो चेक वैलिड रहता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखिएगा। 3 महीने बाद वो चेक एक्सपायर हो जाएगा और उसका कोई उपयोग नहीं कर पाएगा। तो आप जो तारीख यहाँ पे डालेंगे वही वैलिड रहेगी, यानी उसके 3 महीने तक वो चेक वैलिड रहेगा। अगर आप उस महीने के 3 महीने के अंतराल में, 90 दिन के अंतराल में अगर आप बैंक में जाके जमा करवाते हैं तो वो वैलिड मान जाएगा।
इसके बाद में आपको पे वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, साइड में आपको पे वाला ऑप्शन दिख रहा है। अब अगर आपका ये चेक किसी के नाम से, जैसे आपके नाम है, अगर आप किसी को चेक देना चाहते हैं तो आपको उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा जैसे। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आप चेक नाम लिख रहे हैं गाइज, तो नाम लिखने से पहले जो पे वाला ऑप्शन है इसके बिल्कुल समीप आपको यहाँ पे नाम स्टार्ट करना है, ताकि यहाँ पे कोई भी बंदा आपसे चेक ले जाके वापस वहाँ पे एडिटिंग ना कर पाए। तो जैसा कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रामचरण का नाम, तो इसके पास से आपको लिखना है RAMCHARAN। इसके बाद में आपको यहाँ पे जगह, अगर आपका लास्ट नाम है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जगह देना है, बिल्कुल थोड़ी सी। इसके बाद में उसका लास्ट नेम, ठीक है गाइज। उसके बाद में आपको अगर जगह बचती है तो आप यहाँ पे लाइन खींचना है, लाइन खींचना मत भूलना उसके पास से, ताकि वो लास्ट में भी एडिट ना कर पाए, यानी लिख ना पाए। इसके बाद में आपको रुपीज़ लिखना है, रुपीज़ आपको इंग्लिश में लिख देना है, जैसे मैं लिखता हूँ तो गाइज आपको यहाँ पे मैंने लिखा है 9000 रुपीज़, यानी मैंने 9000 रुपीज़। उसके बाद में आपको ओनली लगाना है, ओनली लगाना मत भूलना गाइज। उसके बाद में वो कोई भी एडिट नहीं कर पाएगा। अगर बाद में जो लाइन बच जाती है उस पर आप इस प्रकार से पेन फेर सकते हैं, ताकि वो बाद में कुछ भी अमाउंट ना लिख पाए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपने जो रुपीज़ लिखा है उसके यहाँ पे भी आपको बिल्कुल कम जगह रहनी चाहिए, इनके बीच में आपको बिल्कुल कम जगह रहनी चाहिए, ताकि वो एक टेक्स्ट भी, एक वर्ड भी ना लिख पाए। इसके बाद में आपका अकाउंट नंबर आ जाता है। यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है गाइज, आपको बिल्कुल जो आपको ये सी लाइन खींची हुई मिलेगी तो आपको इस लाइन के बिल्कुल करीब लिखना है, ताकि वो यहाँ पे कोई भी अंक नहीं लगा पाए। जैसे मेरे को 9000 लिखने हैं तो मैंने यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लगाने हैं, ये लगा दिए मैंने 9000। और गाइज ध्यान रखिएगा, आपको ये लास्ट में यहाँ पे फर्स्ट में आपको बिल्कुल समीप लिखना है, ताकि यहाँ पे कोई भी एक भी नहीं लगा पाए। इसके बाद में आपको बिल्कुल लास्ट में आपको इस प्रकार से डंडा खींचना है और ऐसे कर देना है, ताकि वो लास्ट में भी कोई अमाउंट नहीं लगा पाए। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पे साइन करना है, यहाँ पे एक लिखा हुआ आएगा प्लीज़ साइन अबव, तो आपको यहाँ पे अपना साइन कर देना है। जिसका भी चेक है वो आपको उसका साइन करना है। नाम का आप ध्यान रखिएगा, जिसको आप चेक देने की सोच रहे हैं उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। इसके बाद में ये कुछ कोड होते हैं, ये कोड क्या होते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो चेक आएगा इस प्रकार से 2 लाइनें खिंची आएगी, यहाँ पे देख सकते हैं 2 लाइनें खिंची आएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे हल्का सा कॉमा है, उसके बाद में यहाँ पे ये नंबर आते हैं दोस्तों, ये चेक नंबर आते हैं। अगर आपकी चेक में 15 चेक, आपकी चेकबुक में 15 चेक है, तो आपको वहाँ पे जो चेक अमाउंट है, जो चेक की संख्या वो अलग अलग आएगी, यानी एक एक नंबर। जैसे यहाँ पे मेरा 0001 हो गया, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर का चेक 0002 हो गया, फिर 0003 हो गया। इस प्रकार से चेक का जो अमाउंट है वो बढ़ता जाता है। इसके बाद में MICR कोड होता है, हर बैंक होता है, उसके जो ब्रांच होती है उसके सभी के अलग अलग MICR कोड होते हैं। जो जैसा कि मेरा ब्रांच है तो ये उसका MICR कोड होता है, यानी मैग्नेटिक कोड होता है, जो स्पेशली मशीनों के द्वारा रीड किया जाता है, और इसकी जो चेक की होती है पूरी जानकारी पता कर लेते हैं इन MICR कोड के माध्यम से। इसके बाद में गाइज ये जो अकाउंट नंबर होते हैं, यहाँ पे अकाउंट नंबर होते हैं बहुत सारे बैंकों में, यहाँ पे 2, 4, 5, 6 नंबर के। यहाँ पे जो मेरे चेक बुक है उसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं 6 अंकों के, यहाँ पे लास्ट के अकाउंट नंबर दिए गए हैं। बहुत में 5 बार होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे में 6 है, तो यहाँ पे है। इसके बाद में ट्रांजैक्शन कोड होता है गाइज, जो आपका बैंक है, किस प्रकार का बैंक का सेविंग अकाउंट है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कोड को डिवाइड किया जाता है। अगर आपके चेक में लास्ट का ये अंक सेम है तो सारे जो जितने भी चेक है आपके, उन सभी में आपका जो चेक है वो सेम नंबर रहेंगे ऐसे। तो गाइज इसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है लोगों का, ये तो जैसे मैंने बता दिया सारी चीज़ें कंप्लीट। इसके बाद में आता है 2 ऑप्शन होते हैं। अगर हम किसी को चेक देते हैं तो पहला ऑप्शन होता है कि वो बैंक में जाके उस पैसे को कैश में निकला सकते हैं, यानी वो उसको चेक देगा बैंक वाले को, तो वो उसके बदले वो आपको कैश दे देगा हैंड टू हैंड। दूसरी ऑप्शन होता है कि वो अकाउंट नंबर में आपके जो अकाउंट है उसमें वो पैसे डालेगा। तो पहला ऑप्शन हो गया। अगर आप उसको ऐसे नॉर्मल चेक भर के देते हैं तो वो डायरेक्ट
आपके ब्रांच में जाएगा, जो भी आपका बैंक है, जैसे ये HDFC का बैंक है तो वो आपके HDFC वाले बैंक में जाएगा, इस चेक को देगा, तो देने के बाद में वो आपको कैश पैसे दे देंगे, यानी उस बंदे को कैश में पैसे दे देंगे। लेकिन और दूसरा ऑप्शन आता है, कैश में आप पैसे नहीं दिलाना चाहते उसको, आप चाहते हैं कि उसको कैश में नहीं मिले अभी और उसको उसके अकाउंट में मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइड बार में चेक के साइड में आपको 2 लाइनें ऐसे खींच देनी है, चेक के इस प्रकार से कोने में, तो 2 लाइनें इस प्रकार से आपको 2 लाइनें खींच देनी है और लिख देना है ACPAYEE। तो गाइस इस प्रकार से आपको लिख देना, उसके बाद में उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। अब एक और क्वेश्चन होता है गाइस, जैसा मेरा HDFC का बैंक है, अगर दोनों सेम बैंक हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो HDFC के बैंक में जाके इस चेक को देगा तो वो ऑटोमेटिक इसको अप्रूव करके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। दूसरी सिचुएशन होती है, आपने चेक दिया, आपका बैंक अकाउंट है HDFC का, उसका SBI का, तो इस सिचुएशन में लोगों का एक क्वेश्चन भी होता है, यार मैं अपना जो चेक है, जो आप एग्जांपल के लिए मानिए आप मेरे को चेक देते हैं, मेरा SBI का, आपका HDFC का, तो मैं सोचूंगा यार मैं मेरे वाले बैंक में जाऊं या आपके वाले बैंक में जाऊं, ये चेक तो हो गया HDFC का, मेरा हो गया SBI का, तो गाइज मेरे को मेरे बैंक में जाना पड़ेगा जो मेरा SBI का है। उसके बाद में वो लोग हैं जो आपसे कुछ डिटेल लेते हैं, उसके बाद में वो लोग ही उनका जो काम होता है वो स्कैन करके SBI वाला जो HDFC वाले हैं तो उनके वहाँ पे भेजते हैं, उसके बाद में वो अप्रूव करते हैं, अप्रूव करने के बाद में जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। सो गाइज आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।